जोहार, जयमुल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश के चुनाव घोषित हो चुके हैं, तैयारियां चल रही है। 10 फरवरी को पहला वोट डलने वाला है पहले चरण का, और काफ़ी सारी तैयारियां कई राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मौसम का पारा भले ही गिर रहा है, लेकिन सियासी पारा जो है वो दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर चल रहा है, वाद विवाद चल रहे हैं, और इसी के बीच में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनको भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में एक नई और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हमारे साथ आज है चौधरी विकास पटेल जी, जिनको आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जानते हैं। काफ़ी सारे उनके वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, यूट्यूब पर उनको लाखों की संख्या में देखा जाता है। चौधरी साहब हमारे साथ में है, और जैसा मैंने कहा कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो एक नया गठबंधन ओवैसी साहब, मेश्राम साहब और बाबू सिंह कुशवाहा साहब के नेतृत्व में बना है, और कहा जा रहा है कि अब सीधी टक्कर जो है वो बीजेपी गठबंधन और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इसके बीच में होने वाली है। चौधरी साहब हमारे साथ में है। सबसे पहले तो एमएम टीवी पर स्वागत है। धन्यवाद। अभी आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, ऐसी हमें सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी आए हैं। क्या जिम्मेदारी है और इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे आप निभाएंगे उसको? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो माननीय वामन मेश्राम साहब और ओवैसी साहब और बाबू सिंह कुशवाहा जी के माध्यम से बनाया गया है, उसमें प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी हमारी लगाई गई है। इसके साथ ही साथ जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा बनाया गया है पहले से ही, तो उसमें भी मुख्य प्रवक्ता के तौर पे जिम्मेदारी लगाई गई है। तो इसके लिए हम अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको ये जिम्मेदारी लगाई है, और हम पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि जो जिम्मेदारी हमको लगाई गई है उस पर हम खरे उतरे, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने का काम करें। अभी आज 31 जनवरी है, और चुनाव आयोग ने ये जो वर्चुअल रैली करने की जो बात कही, पहले तो ये तारीख 15 जनवरी की थी, फिर उसको बढ़ाकर 22 जनवरी कर दिया है, और फिर 31 जनवरी हो गया है। अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, उस वक्त तक ये जानकारी नहीं है कि इसको चुनाव आयोग ने बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है। लेकिन जिस प्रकार से वर्चुअल रैली करने की बात कही गई, पिछले लगभग 20-25 दिन हो गए हैं ये चल रहा है आपके कार्यक्रम, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या इससे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा या जो भी छोटे दल काम कर रहे हैं उनके लिए नुकसानदायी है, या उनके लिए फ़ायदा है, या इससे फ़ायदा किसे मिल रहा है? देखिए, इलेक्शन जब घोषित हुआ तो उसके पहले का अगर आप याद करें, नरेंद्र मोदी जी की जो रैलियाँ हुई, योगी जी की जो रैलियाँ हुई, और उनके तमाम दूसरे नेताओं की जो रैलियाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हो रही थी, उसमें बड़े पैमाने पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा था। चाहे वो रोडवेज की बसों से लोगों को ले जाने का मामला हो, या आशा बहू से लेकर के, आंगनवाड़ी से लेकर के, और सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान, लेखपाल और तमाम दूसरे जो एम्प्लॉई लोग हैं उनकी भीड़ जुटाने का कार्यक्रम रहा हो। चूँकि वास्तविकता ये है कि जिन मुद्दों पर बीजेपी गवर्नमेंट में आई, उन मुद्दों पर कोई काम बीजेपी ने नहीं किया। इससे बड़े पैमाने पर, बल्कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, या अगर उसको सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, तो इन लोगों के विरोध में बहुत बड़े पैमाने के पर काम भारतीय जनता पार्टी की, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट रही हो या स्टेट की गवर्नमेंट रही हो, उन्होंने काम करने का काम किया। तो इससे लोगों में आक्रोश बहुत ज़्यादा है। तो आम जनता इनकी रैलियों में जा नहीं रही थी, इसलिए नरेंद्र मोदी जी की रैलियों को सफल बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे तमाम नेताओं की रैलियों को सफल बनाने के लिए लगातार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया।
कुछ जिलों से तो बाकायदा इसके लिए बजट भी पास किया गया, पैसे भी पास किए गए कि ये सरकारी खजाने से कि नरेंद्र मोदी जी की रैली के लिए ये खर्च होगा। ऐसा इसके पहले कभी देखा नहीं गया था। तो इससे एक बात ये प्रमाणित हो गई कि बीजेपी के विरोध में जनमत है, और बीजेपी के विरोध में जनमत होने की वजह से बीजेपी रैलियां करने में सक्षम नहीं है। जब सक्षम नहीं है तो बीजेपी के लोगों ने चुनाव आयोग के साथ में मिली भगत करके चुनाव आयोग से ये घोषित करवाया कि अब कोई पार्टी रैली नहीं करेगी। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ देखें, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा, हम लोग तब गठबंधन में नहीं थे, लेकिन आप देखें बाबू सिंह कुशवाहा की रैलियां, आप देखें मेसराम साहब की रैलियां, आप देखें ओवैसी जी की रैलियां आप देखें, तो आपको दिखता है कि उसमें बहुत बड़े पैमाने पर भीड़ आ रही थी। हम लोगों की रैलियों में बड़े पैमाने पर भीड़ आ रही थी, लेकिन बीजेपी की रैलियों में भीड़ के लिए उनको सरकारी मशीनरी का उपयोग करना पड़ रहा था। इसके बावजूद भी भीड़ नहीं आ रही थी। नरेंद्र मोदी की रैली में वो किसी तरीके से 5-7 हज़ार 10 हज़ार लोग जुटा लेते थे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, लेकिन उनके जो तमाम डिप्टी सीएम और जो दूसरे लोग रैलियों में घूमते थे वहाँ तो कुर्सियाँ ही खाली रहती थी। कई जगह तो उनका विरोध भी हुआ, केशव प्रसाद मौर्य के गृह जिले में उनका विरोध। बिल्कुल, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में विरोध है, और कई जगह से भारतीय जनता पार्टी के नेता भगाए भी जा रहे हैं बहुत सारे गांवों से, ये भी रिपोर्ट है। तो ये जो सारी स्थिति है, इससे ये बात प्रमाणित होती है कि एक साजिश के तहत चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके रैलियों को रोकने का काम किया गया, ताकि जो दूसरे लोगों के अंदर जो माहौल बन रहा है उस माहौल को रोका जा सके, जो दूसरे लोगों के समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं उसको रोका जा सके। भारतीय जनता पार्टी के पास तो टीवी है, अखबार है, और टीवी और अखबार में उनकी खबरें आती हैं, तो उनको रैली करे ना करे उनकी बातें लोगों तक पहुंच रही हैं। बल्कि रैली ना होने की वजह से जो उनके समर्थन में जनता नहीं है, उनकी जो कमी दिखाई दे रही थी, उस कमी पर पर्दा डालने का काम चुनाव आयोग के माध्यम से किया गया। अगर रैलियां होती तो लोगों को दिखता कि टीवी में इनकी खबरें आ रही है, मगर प्रैक्टिकल में लोग इनके साथ में खड़े नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है कि जो दूसरे लोगों के समर्थन में जो लोग खड़े हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, उनको कैसे दबाया जाए कि उनके समर्थन में लोग नहीं हैं, और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए ये एक षड्यंत्र के तहत ऐसा किया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना। चूँकि उत्तर प्रदेश में लगातार कोविड के मामले अभी कम हो रहे हैं, अगर सरकारी डाटा भी माना जाए। वैसे भी कुछ लोगों का ऐसा कहना है कोविड जो है सरकार के निर्देशानुसार ही चलता है, कब सरकार को बढ़ाना है कब सरकार को घटाना है वो सरकार तय कर लेती है। तो ये भी एक मामला है। लेकिन इसके बावजूद भी कोविड के आंकड़े लगातार उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी चुनाव आयोग कोई पहल नहीं कर रहा इस बात के लिए कि लोगों को रैलियां करने की छूट इलेक्शन में दिया जाए। जबकि हमारा ऐसा मानना है, हम लोगों ने तो 9 अक्टूबर को अकेले ही रमाबाई मैदान को भर के दिखाया है, 10 लाख लोगों को इकट्ठा करके दिखाया है। आज तो ओवैसी साहब भी साथ में हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी भी साथ में हैं। तो अगर हम तीनों लोग मिलकर के इस रैली को करते हैं तो फिर रमाबाई मैदान के अंदर जितने अंदर लोग रहेंगे उसके 2 गुने लोग रमाबाई मैदान के बाहर खड़े रहेंगे। इतनी ताकत आज हमारे मोर्चे की उत्तर प्रदेश में है। इस ताकत से ही घबरा करके इन रैलियों को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से साजिश के तहत ही किया जा रहा है, ऐसा हमारा मानना है। ये कोई पहली बार नहीं है कि जब चुनाव आयोग पर यह आरोप लगा हो कि उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार के फेवर में निर्णय दिया है या फेवर में ऐसी बातें कही है। बंगाल चुनाव हो या उससे पहले बिहार का चुनाव हो या 2014 के बाद से ईवीएम को लेकर भी कई सारे आरोप लगे हैं। और एक दूसरी बात जो आपने कही कि सरकारी मशीनरी का गैर इस्तेमाल जो उन्होंने किया है वो एक बात है। इसके अलावा अगर हम मुद्दों की बात करें, क्योंकि मीडिया और जैसे राकेश टिकैत इन्होंने भी पॉइंट आउट किया उसे इंडिया टीवी के चैनल पर कि आप हिंदू मुस्लिम दिखा रहे हैं या मंदिर मस्जिद की आप बात कर रहे हैं या वही बात लोगों के दिमाग में आप डालना चाहते हैं, ये बात पॉइंट आउट हुई है। और ये लगातार हम लोग देख रहे हैं कि मीडिया किस प्रकार से काम कर रही है। बीजेपी भी अपना जो एजेंडा है उसको लेकर जा रही है जो हिंदू मुस्लिम का है। असली मुद्दे उसमें छूट रहे हैं, पीछे छूट रहे। तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कौन से मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जा रहा है और लोगों से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? कई प्रकार के मुद्दे हैं। एक तो आज़ादी के 75 साल में देश का दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि जो बेसिक आवश्यकताएं हैं लोगों की, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार,
ये जो बेसिक मुद्दे हैं, इस बेसिक समस्याओं का भी समाधान आज़ादी के 75 साल में जिन लोगों ने सरकारें चलाई, वो लोग इस बेसिक समस्याओं का भी समाधान आज़ादी के 75 साल में नहीं कर पाए। तो एक तो ये हमारे लिए एक बड़ा इशू है। रोटी कपड़ा मकान होगा तो लोग इज्जत से ज़िंदगी जिएंगे, उनको शिक्षा चिकित्सा और रोजगार। इसके अलावा बात भ्रष्टाचार की आती है, तो भ्रष्टाचार का भी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आप लोगों की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उसको आपने इतनी महंगी कर दिया। जैसे मान लीजिए अगर किसी को कैंसर का ऑपरेशन करवाना है तो उसको लाखों रुपए लगेंगे। अगर आप मान लीजिए किसी को अपने बच्चे को डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ानी है, नीट की तैयारी करवाना है, उसको लाखों रुपए लगेंगे। मान लो साधारण बाबू है, साधारण चपरासी है, तो उसकी सैलरी इनकम इतनी नहीं है कि वो अपने सैलरी इनकम से वो अपने माँ बाप को कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो उसका इलाज करा ले, या वो अपने बच्चे को हायर एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन जो महंगी हो गई है उसको दिला ले जाए। तो ये जो एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, बेसिक आवश्यकताओं को इतना ज़्यादा महंगा कर दिया गया है, इतना ज़्यादा दुर्लभ कर दिया गया है कि उसकी वजह से भी निचले लेवल पे एक भ्रष्टाचार का कारण है। ऊपर लेवल पे भ्रष्टाचार के बहुत सारे दूसरे कारण हैं जो नेता लोग और दूसरे लोग जेब भर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये रोकना चाहूँगा, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप अभी तक ना योगी पर है ना केंद्र के प्रधानमंत्री अपने मोदी जी पर है। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सारे संस्थानों पर उन लोगों का नियंत्रण है। इसकी वजह से जो जांच होनी चाहिए वो जांच ठीक प्रकार से नहीं हो रही। वो तो जब वो सरकार से जाएंगे और दूसरे लोगों को मौका मिलेगा तब ना दूसरे लोग जांच करेंगे, तो ये पता चलेगा कि नहीं ये गड़बड़ियाँ यहाँ हुई है। अभी वही है तो उनके ऊपर जांच कौन करेगा। अभी आप रैलियों के लिए बजट पास कर रहे हो तो आप इसको भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं रखते, ऐसा नहीं माना जा सकता। तो मेरा ये कहना है, एक तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें वो सुलभ होनी चाहिए लोगों के लिए, एक बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारत देश है, ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। तो जो ये अलग अलग प्रकार, एमबीसी के लोग हैं, ये जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनको शासन प्रशासन से लेकर के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त भागीदारी होनी चाहिए, जिसकी लड़ाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से भी हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। तो ये जो पर्याप्त भागीदारी लोगों को शासन प्रशासन और हर जगह होनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा इशू भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का है कि हम आएंगे तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हम लोग लागू करने का काम प्रत्येक क्षेत्र में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हमने इतने टिकट दे दिए, इस बिरादरी को इतने टिकट दे दिए, इस बिरादरी तो कह रहे हैं कि भागीदारी तो हमने भागीदारी दे रहे हैं। तुम टिकट दे रहे हो, टिकट दे करके उनको बोलने भी नहीं दे रहे हो। टिकट दे रहे हो और जिन बैकवर्डों को, जिन शेड्यूल कास्ट के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने एमपी बनाया, मिनिस्टर बनाया, वो अपने समाज के हक अधिकार के लिए बोल नहीं रहे हैं। उनको थाने कोतवाली में कोई सुन नहीं रहा है। जिनकी थाने कोतवाली में नहीं सुन रहा है उनको तुम बोल रहे हो कि हमने भागीदारी दिया है। तो भागीदारी नहीं दिया है, बल्कि हमारे लोगों को टिकट दे करके हमारा वोट लेना चाहते हो हमारे समाज का। ये बात भी अब समाज के लोग समझ रहे हैं। जब नीट में रिजर्वेशन का मामला है तो क्या हुआ, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था उसमें ओबीसी एससी के आरक्षण के साथ में खिलवाड़ हो गया, आरक्षण घोटाला हो गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस बात को माना और योगी सरकार ने भी इस बात को माना। तो इतना बड़ा घोटाला हो गया तो भागीदारी कहाँ है। तो ये भागीदारी का एक बहुत बड़ा इशू है कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को जिसकी जितनी आबादी है उसको संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में भागीदारी मिलनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, एक समान शिक्षा होनी चाहिए। हो क्या रहा है, अभी प्राइमरी स्कूलों में बच्चे खिचड़ी खाने के लिए कटोरा लेकर के घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ कॉन्वेंट स्कूल है, पब्लिक स्कूल है। कॉन्वेंट स्कूल और पब्लिक स्कूलों में पैसे लगते हैं। अभी लखनऊ में तो ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहाँ गार्जियन का इंटरव्यू होता है। अगर गार्जियन का स्टेटस वो नहीं दिखता स्कूल वालों को तो फिर वो बच्चे को एडमिशन नहीं लेते।
ये जो हालात पैदा किए गए हैं, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण किया गया है और एक तरीके से जो शिक्षा को केवल एक लेवल के लोगों के तक ही सीमित करने की जो कोशिश की जा रही है, आज डॉक्टर भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत मुश्किल से सोचता है। तो जो ये स्थिति पैदा की गई है, ये देश के लिए और हमारे समाज के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए भागीदारी परिवर्तन ये कहता है, चाहे राष्ट्रपति की संतान हो, चाहे किसान मजदूर की संतान हो, चाहे उद्योगपति की संतान हो या डीएम कलेक्टर जज की संतान हो, सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए। पढ़ाई में और दवाई में नफा नुकसान नहीं देखा जाएगा, ये लोगों की मौलिक आवश्यकता है और इसको सबको बराबर मिलना चाहिए और मुफ्त में मिलना चाहिए। ये हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। ये पिछले अगर हम बात करें तो जो बहुजन समाज जिसे कहा जाता है, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, उनकी सरकार रही है, समाजवादी पार्टी है, उनकी भी सरकार रही है, सरकार नहीं सरकारें रही है पिछले 1-2 दशकों की अगर बात करें, तो उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो आप मुद्दे बता रहे हैं या जो समस्याएं आप गिना रहे हैं, उन पर काम नहीं किया, इस वजह से वो बरकरार है, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? देखिए, अभी जितनी भी सरकारें, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप ले लो, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 साल में, तो अभी जब अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो लगातार इनके द्वारा प्रचार किया गया कि नहीं, अखिलेश यादव तो सारा यादव को दे दिया, दूसरे बैकवर्डों को नहीं दिया। इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट के लिए भी ये बात कही गई कि सारे जाटों लोगों को और चमार लोगों को मिल गया, बाकी दूसरे लोगों को नहीं मिला बीएसपी की सरकार में। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ये आश्वासन दिया कि नहीं नहीं, हम तो आप लोगों को देंगे। लेकिन अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो देने का मामला नहीं है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में नियुक्ति हुई, आप देख लो उठा के मामला। बादा यूनिवर्सिटी में मामला उठा कर देख लो। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उठा करके देख लो। नीट में तो ओबीसी को रिजर्वेशन ही नहीं दिया, बल्कि क्रीमी लेयर के नाम पर जो 314 बच्चे ओबीसी के परीक्षा पास किए थे यूपीएससी के, उनकी नियुक्ति पर भी ग्रहण लगा दिया मोदी जी ने। तो ये जो तमाम बातें हैं, ये वोट लूटने का कार्यक्रम तो बनाया। कभी एसपी के विरोध में बीएसपी ने वोट लूटने का कार्यक्रम बनाया, तो कभी बीएसपी के विरोध में एसपी ने वोट लूटने का कार्यक्रम बनाया, और एसपी बीएसपी के विरोध में पिछले दौर में बीजेपी ने वोट लूटने का कार्यक्रम हमारे लोगों को बनाया। लेकिन वास्तविक बात यह है कि मुद्दों का समाधान कैसे। अभी जैसे किसानों का ही मुद्दा ले लो, तो पहले नारा लगाया बीजेपी ने, बहुत हुई किसानों पर, बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार, नारा लगाया। लेकिन जब सरकार में आ गई तो प्लान बनाया, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा किसान, ना होगा किसानों पर वार, तो 3 काले कानून ले आए। अभी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को उठा करके देख लो तो क्या है, इतने सांड पूरे उत्तर प्रदेश में छोड़ दिए हैं, इतने सांड छोड़ दिए हैं कि किसान योगी के सांडों से परेशान है। मैं तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की परिवर्तन यात्रा पर था, तो मैंने किसानों से पूछा कि अभी तो उत्तर प्रदेश में किसानों के हित वाली सरकार है। बोले क्या बात आप कर रहे हो, किसानों का मोदी जी वहाँ से 3 काले कानून ला करके जमीन अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, और इधर योगी जी हमारे खेतों में फसल नहीं होने देना चाहते, इसलिए सांड छोड़ के रखा हुआ है। ऊपर से गांव गली के जो बीजेपी के गुंडे हैं, सामंतवादी ताकते हैं, वो ऊपर से हमारे लोगों के साथ मारा पीटी कर रहे हैं, जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जे कर रहे हैं, हत्याएं भी कर रहे हैं, और योगी की पुलिस भी फर्जी एनकाउंटर कर रही है। तो ये जो सारा एक तरीके से आप ये कहिए आतंक मचा हुआ है, इस सरकार में आतंक मचा हुआ है। लोग आतंकित हैं इस इतना जो है इस सरकार से, और एक भी काम इन्होंने ना किसानों के हित में किया, बल्कि किसानों के खिलाफ कानून लाए, मजदूरों के खिलाफ में कानून लाए, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई, जो कि होनी चाहिए थी। वो भी हमारे एजेंडे में, हम लोग उसको लेकर के भी भारत बंद कर रहे थे, जो जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि मजदूरों को, उद्योगपतियों का बधुआ मजदूर बनाने के लिए वो कानून लाए गए हैं। तो उस किसानों के विरोध में इन्होंने काम किया, मजदूरों के विरोध में काम किया, नौजवानों के विरोध में काम किया। आप बताइए, नौजवान जो है सैकड़ों किलोमीटर जाता है कर्ज लेकर के। हमारे जो एससी बीसी के नौजवान हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, उनके घर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती है। जब उनको परीक्षा देने किसी दूर के सेंटर पे जाना होता है, तो किसी से कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, किराया निकालते हैं, फिर वो जाते हैं। क्योंकि मैं गाँव का रहने वाला हूँ, तो मुझे ये सारी जानकारी है। तो वो कर्ज लेकर के जब अपने सेंटर पर पहुंचते हैं और परीक्षा के रूम में बैठते हैं और कॉपी पेपर उनको मिलता है, तब तक खबर आ जाती है पेपर लीक हो गया।
ये सरकार जो है पेपर भी सही से नहीं करवा पा रही है। नौजवानों का रोजगार देने का मामला तो बहुत दूर का मामला है, पेपर भी नहीं करवा पा रही है। और दोनों फायदा किसका हो गया? सरकार के खाते में नौजवानों ने पैसा जमा कर दिया, नौजवानों ने खर्चा किया, नौजवानों का ही शोषण और हरासमेंट हो रहा है। तो इन्होंने ना तो किसानों के हित में काम किया, ना नौजवानों के हित में काम किया, ना मजदूरों के हित में काम किया, और SC ST OBC माइनॉरिटी के हित में कोई काम नहीं किया। तो जो देश की महिलाओं का अगर आप मामला देख लो, उन्नाव की घटना आप ले लो, हाथरस की घटना ले लो, जौनपुर की घटना ले लो, तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी पूरे उत्तर प्रदेश में है। हर घटना चर्चा में नहीं आती है, लेकिन बहुत सारी घटनाएं हैं। और कई जगह भाजपा के नेता और मंत्री उसमें शामिल रहे, उनके ऊपर आरोप लगे। तो इस सरकार के पास बताने के लिए कोई काम नहीं है। जब बताने के लिए कोई काम सरकार के पास में नहीं है, तो सरकार हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, योगी जी और मोदी जी और अमित शाह के द्वारा, अभी आप अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका चुनाव अभियान देखो, अमित शाह के बयान देखो, तो अभी क्या बयान है? हिंदू मुसलमान करने के सारे बयान है। 80-20 की लड़ाई है, ये है, वो है। क्योंकि काम कुछ नहीं किया। अगर कोई काम किया होता तो उस काम के आधार पर वोट मांगने का काम ये लोग करते। लेकिन अभी लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई है, क्योंकि अभी जमाना केवल मीडिया का नहीं है, सोशल मीडिया का भी है। एक जमाना था केवल मीडिया का जमाना था, तो मीडिया में जो प्रोपेगेंडा होता था लोगों को उतना ही पता चलता था। अभी एक सोशल मीडिया का भी जमाना है। तो सोशल मीडिया की वजह से आप लोग जैसे तमाम जो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, उसके माध्यम से बहुत सारी जानकारी लोगों तक पहुंच रही है। तो अभी लोग इनके झांसे में नहीं है, इसीलिए इनको रैलियां भी बंद करवानी पड़ रही है और बहुत सारे काम इनको करने पड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम लोग इस बार चुनाव मैदान में हैं। लोग किस प्रकार से ले रहे हैं उन मुद्दों को? क्योंकि टीवी मीडिया तो जो जैसा आपने कहा कि हिंदू मुसलमान पर फोकस किया हुआ है, लोग कैसे ले रहे हैं? लोग बहुत बड़े पैमाने पर इसको हाथों हाथ ले रहे हैं, क्योंकि ये बातें ही पहली बार हो रही हैं। लोगों ने समाजवादी की सरकार देखा है, लोगों ने BSP की सरकार देखा है, लोगों ने भाजपा की सरकार भी 5 साल की देख लिया है। तो लोग अभी भाजपा को भी वोट नहीं देना चाहते और समाजवादी पार्टी को भी लोग वोट नहीं देना चाहते, क्योंकि समाजवादी पार्टी और BSP के विरोध में ही तो लोगों ने भाजपा को लाया था। तो लोगों को पता है कि चुनाव के समय तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, अखिलेश जी आज संविधान बचाने की भी बात कभी कभी कर लेते हैं, कभी जातीय गिनती की भी बात कर लेते हैं, कभी पुरानी पेंशन बहाली की भी बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन प्रमोशन की कोई बात तभी तक अखिलेश जी ने नहीं किया है। वो बिल तो उन्होंने फाड़ दिया। वो बिल उनके ही पार्टी के सांसद ने फाड़ा था। और इतना ही नहीं, उनकी सरकार में शेड्यूल कास्ट के लोगों के डिमोशन हुए। हमारा ये कहना है, अगर अखिलेश जी और मायावती जी अगर दोनों लोग बहुजन समाज के हित की बात सोचते हैं तो दोनों लोग मिल जाते। दोनों के पास उस समय जन समर्थन था, पर्याप्त संख्या थी विधानसभा में। अगर दोनों लोग मिल जाते और ये कहते कि अखिलेश जी शेड्यूल कास्ट का भी बहाल हो जाना चाहिए और OBC का भी मिल जाना चाहिए OBC को, तो दोनों लोग मिल करके विधानसभा में ये पास कर सकते थे कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन प्रमोशन बहाल किया जाए और OBC को भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया जाए। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं जब उनकी सरकार थी। अटल बिहारी ने जब पुरानी पेंशन स्कीम लाया तो मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम खत्म किया। तो ये समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। आपको याद होगा कि त्रिस्तरीय आरक्षण के लिए इलाहाबाद में बहुत बड़ा आंदोलन चला था। अनिल यादव जी ने त्रिस्तरीय आरक्षण लाया था। पहली बार आरक्षण ठीक तरीके से लागू करने का काम हुआ था, जिसमें SC ST OBC के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। लेकिन रंजना वाजपेयी के कहने पर अखिलेश यादव जी ने त्रिस्तरीय आरक्षण को रद्द करने का काम किया था। ऐसे बहुत सारे इशूज हैं जो उनकी सरकार में हुए, जिस पर उन्होंने कोई काम करने का काम नहीं किया। तो ये लोग भी समझ रहे हैं कि ये जो सामाजिक न्याय की बातें हैं, ये सामाजिक न्याय की बातें केवल चुनावी मुद्दा है उनके लिए सामाजिक न्याय की बातें कोई मिशन नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये जो बातें हैं यही हमारा मिशन है। हम इसी को पिछले बहुत सारी सालों से लेकर के हम लोग इसी मिशन को लेकर के चल रहे हैं। ये हमारे लिए मिशन है और उनके लिए केवल चुनावी मुद्दा है।
चुनावी मुद्दा नहीं होता तो उनके पास में मौका था, वो कर सकते थे, लेकिन जब उनके पास मौका था तो उन्होंने इसको करने का काम नहीं किया। तो इसलिए लोगों को पता है कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं केवल कर नहीं रहे हैं, बल्कि उसके लिए हम भारत बंद कर रहे हैं, उसके लिए हम समय समय पर आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए हम कैंपेन चला रहे हैं, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल चुनाव के समय में ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोगों को यकीन विश्वास है कि नहीं, ये लोग अगर आएंगे सत्ता में तो निश्चित रूप से जो बातें ये लोग कह रहे हैं वो बातें करने का काम करेंगे। ये लोगों को यकीन हो रहा है, इसलिए लोग इसको हाथों हाथ लेने का काम कर रहे हैं। मीडिया की जहाँ तक बात है, एक तो हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है खासकर आपके भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बारे में कि आपको विपक्ष के वोट काटने वाले मोर्चा के तौर पर या गठबंधन के तौर पर प्रचार किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। जो बातें कल तक ओवैसी जी के बारे में कही जा रही थी वो अब कहीं ना कहीं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो उसके साथ में 2 और नेता जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी कही जा रही है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इससे सच में बीजेपी को ही फायदा होगा? क्या बीजेपी के वोट नहीं कटेंगे, केवल सपा और बसपा के ही वोट कटने वाले हैं? अभी जो हमारा मोर्चा है उसमें एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं। आदिवासी लोगों ने, जो आदिवासियों का सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, ज़्यादा जगह पर आदिवासी है नहीं, 1-2 जिले में उत्तर प्रदेश में आदिवासी हैं, तो वहाँ भी आदिवासी एकता परिषद ने हमारा समर्थन करने का काम किया हुआ है। तो ये जो मोर्चा है, ये मोर्चा किसी का वोट काटने के लिए नहीं बनाया गया है। पहली बात तो ये लोगों को कन्फर्म हो जाना चाहिए, ये मोर्चा किसी का वोट काटने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि ये मोर्चा सरकार बनाने के लिए बनाया गया है। और सरकार बनाकर हम अपने लोगों की हिस्सेदारी तय कर सकते हैं। क्योंकि आज जो मान लीजिए बैकवर्ड लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन्होंने सपा बसपा की सरकारें नहीं देखी, भाजपा की सरकारें नहीं देखी। ये मोर्चा किसी का वोट काटने के लिए नहीं बनाया गया है, ये मोर्चा अपनी सरकार बना करके सबके साथ इंसाफ करने के लिए ये मोर्चा बनाया गया। ये एक बात ये है। दूसरी बात ये है, जो मुसलमानों का वोट कटने की बात कर रहे हैं, तो मुसलमान कोई समाजवादी पार्टी का बधुआ मजदूर है क्या? या कोई भी समाज किसी पार्टी का बधुआ मजदूर है क्या? सपा तो यही मानती है। सपा का ये भ्रम इस चुनाव में दूर होने वाला है। सपा का ये जो भ्रम है वो इस चुनाव में दूर होने वाला है। मुसलमान बधुआ मजदूर समाजवादी पार्टी का नहीं है। मुलायम सिंह जी ने जब अखिलेश को गद्दी सौंपी थी, उस समय मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन क्या उस वादे पर अमल किया समाजवादी पार्टी की सरकार ने? उस वादे पर अमल करने का काम, मुसलमानों को आरक्षण देने का जो वादा किया था अपनी पार्टी मैनिफेस्टो में, उसको तो पूरा करने का काम नहीं किया। न तो तुम बीजेपी का डर दिखा करके केवल मुसलमानों का वोट लेते रहोगे, नहीं हमको वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, हमको वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। केवल मुसलमानों का डर दिखाकर वोट लेते रहोगे और मुसलमानों के किसी भी समस्या का समाधान नहीं करोगे। तुम्हारे समय में कई दंगे हुए, उसके लिए क्या है? तो ये जो मोर्चा बना है ये केवल मुसलमानों का मोर्चा नहीं है। इस मोर्चे को वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा का भी समर्थन है, जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का एक बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ी ताकत है पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में। इस मोर्चे में बाबू सिंह कुशवाहा जी भी हैं, जो कि पिछड़े वर्ग से हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत बन रही है देश में। 52% ओबीसी का, एससी, एसटी का और माइनॉरिटी का मिला करके ये 85 से 90% की एक बहुत बड़ी ताकत बन रही है। तो ये जो बहुत बड़ी ताकत बन रही है, इससे एसपी को और बीजेपी को दोनों को बहुत ज़्यादा डर लग गया है। इसलिए प्रायोजित तरीके से मीडिया में इस गठबंधन का प्रभाव कम करने के लिए इस तरीके की बातें चलाई जा रही है कि लोगों के दिमाग में जाए नहीं ये तो वोट काटने के लिए आए हैं तो इनको वोटिंग ना किया जाए। ये इस तरीके की बातें हम कह रहे हैं, तुम कह रहे हो उसको हराना, वो कह रहा तुमको हराना। हमारे मुद्दे कहाँ हैं दोनों के बीच में? बीजेपी कह रही है नहीं हमें जिता दो नहीं तो अखिलेश आ जाएंगे, अखिलेश कह रहे हैं हमें जिता दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। तुम उसका डर दिखा रहे हो, वो तुम्हारा डर दिखा रहा है। इसके बीच में हमारे मुद्दे कहाँ हैं, हमारे अधिकार कहाँ हैं? मान लो मुसलमानों की संख्या है तो उनको भी तो संख्या के अनुपात में हिस्सा चाहिए। मान लो शेड्यूल कास्ट का है तो शेड्यूल कास्ट को भी संख्या के अनुपात में हिस्सा चाहिए, ओबीसी को भी चाहिए, आदिवासी को भी चाहिए। तुम इस पर कोई बात नहीं कर रहे हो, तुम लोगों के हक अधिकार की कोई बात नहीं कर रहे हो, तुम लोगों की शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की कोई बात, व्यवस्थित बात नहीं कर रहे हो जिससे लोगों का भला हो। तो
केवल केवल डर दिखा करके वोट लेने का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को कैसे सही माना जा सकता है? ये कार्यक्रम तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए लोगों को ये बात अभी पता चल रही कि उसका डर दिखा रहा है, वो उसका डर दिखा रहा है। इसलिए तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को लोगों ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया है और बहुत ज़्यादा लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, क्योंकि हम ही केवल मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम किसी का डर नहीं दिखा रहे हैं, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे ये हम करेंगे, जो आज़ादी के 75 साल में नहीं हुआ वो हम करने का काम करेंगे। जी, एक आखिरी सवाल चौधरी साहब, पिछले चुनाव की अगर बात करें, आंकड़े अगर उठाकर देख ले 2017 के विधानसभा चुनाव की, बड़े पैमाने पर नॉन जाटो, नॉन चमार, शेड्यूल कास्ट और नॉन यादव, ओबीसी और एमबीसी के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। ओबीसी और एमबीसी की बात करें तो 65% वोट जो है वो बीजेपी को मिला। लगभग वही हालात नॉन जाटो, नॉन चमार जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके साथ में रहा, वो भी बहुत बड़ा वोट शेयर जो है बीजेपी के फेवर में गया। अब ये लोग बीजेपी से भी नाराज़ है, जो ज़मीनी हकीकत है। एमबीसी, ओबीसी भी नाराज़ है और शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो भी नाराज़ है। तो उनको रोकने के लिए या वो लोग बीजेपी के पास में ना जाए, इसके लिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के पास क्या योजना है और किस प्रकार से वो जो वोट है बहुजनों का बड़े पैमाने पर जो बीजेपी को जाता है उसको रोकने का काम करेगा? जो उत्तर प्रदेश के हालात बने 2017 में, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी को सत्ता में लाने का जो रहा, वो बड़ा फैक्टर रहा नान यादव, ओबीसी और नान जाटो, चमार, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बीजेपी के ऊपर विश्वास जताया था। लेकिन अभी बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया, उससे जो स्थिति बन गई, उससे स्थिति ये बन गई कि बीजेपी से भी उनका विश्वास टूट गया। समाजवादी से पहले टूटा हुआ है, बीएसपी से पहले ही टूटा हुआ है और बीजेपी से भी उनका विश्वास टूट गया। 17 के चुनाव में एसपी बीएसपी के विकल्प के तौर पर बीजेपी को चुना गया। हाँ, एसपी बीएसपी के विकल्प में बीजेपी को 17 के चुनाव में चुना गया, मगर बीजेपी ने जो काम किए उससे जो जिन लोगों ने चुना एसपी बीएसपी के विकल्प के तौर पर, उनका विश्वास बीजेपी से भी टूट गया। तो उनका वोट तो बड़े पैमाने पर इधर आ रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे, परवेंद्र प्रताप जी जो है 2.5 साल के मुख्यमंत्री के चेहरे, इसके अलावा अलग अलग कास्ट से हम लोग डिप्टी सीएम दे रहे हैं, एक मुस्लिम चेहरा भी डिप्टी सीएम में दे रहे हैं। तो ये तो हम कर रहे हैं और मुद्दे पर हम उनको हक अधिकार देने की बात भी इसके साथ ही साथ कर रहे हैं। तो जो उनका विश्वास दूसरी जगह से टूटा हुआ है, उनको लग रहा है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हमारे लोगों को केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं दे रहा है, केवल हक की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ने का भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनका विश्वास अभी हमारे साथ में है और इस चुनाव में ये जो वोट है, ये वोट बीजेपी के साथ जाने वाला नहीं है, ये वोट भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में बड़े पैमाने पर आ रहा है। और इतना ही नहीं, जाटो वोट भी अभी बीएसपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि काशीराम जी का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट को बीएसपी ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो वो भी बीएसपी के साथ में जाने के लिए तैयार नहीं है। और यादवों में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो ये चीज़ें समझ रहा है कि रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहे हैं और इसके लिए समाजवादी पार्टी कोई लड़ाई लड़ नहीं रही है और लड़ भी नहीं सकती है। ये बात पता है, बहुत सारे जो जागरूक यादव लोग हैं उनको पता है। क्योंकि जब हम लोगों ने नीट में रिजर्वेशन के लिए आंदोलन किया और नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा और फिर नरेंद्र मोदी ने घोषित किया नीट में रिजर्वेशन का, तो अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया कि हमारे आंदोलन के दबाव में आकर के मोदी जी ने नीट में ओबीसी को रिजर्वेशन लागू किया। तो तमाम यादव लोगों ने उस पर कमेंट किया कि अखिलेश जी आप नाइजीरिया में आंदोलन कर रहे थे क्या, इधर यूपी में तो कोई आंदोलन आपका दिखा नहीं। तो लोगों को ये पता है कि ये हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर हक अधिकार की लड़ाई कोई लड़ सकता है तो ये लोग लड़ सकते हैं। और चूंकि हमारा इतिहास है, हम लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल आज इलेक्शन के टाइम पर बात नहीं कर रहे हैं, हमारा यही मुद्दा है और इसी पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो नान यादव जो बैकवर्ड है, नान जाटो चमार जो बैकवर्ड है, इसके अलावा यादव जाटो और चमार में भी वो भी लोग हमारे भागीदारी मोर्चा के समर्थन में हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर लड़ाई कोई हक अधिकार की लड़ेगा, संविधान कोई बचाएगा, अधिकार कोई बचाएगा, तो वो बचाने का काम केवल यही लोग कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर उनका यकीन है, और जब रिजल्ट आएगा तो आपको चुनावी रिजल्ट में ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। जी शुक्रिया चौधरी साहब हमसे बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे दिख रहा है उतना आसान नहीं है। पिछले चुनाव में बीजेपी को बड़े पैमाने पर बहुजन समाज ने वोट किया। चौधरी साहब ने उसका कारण भी बताया कि एसपी बीएसपी से लोग नाराज थे। 2007 में उन्होंने बीएसपी की सरकार को देखा, 2012 में उन्होंने एसपी की सरकार को देखा और एक विकल्प के तौर पर वो कुछ रास्ता खोज रहे थे। वो रास्ता उन्हें बीजेपी में नजर आया, बीजेपी के साथ में वे चले गए, भर भर कर वोट दिया। और अभी 5 साल में बीजेपी ने जिस प्रकार से काम किए हैं, या यूं कहे कि जन विरोधी जो काम किए हैं, उसकी वजह से बहुजन समाज का बड़ा वोट शेयर जो है वो अब उनसे खिसकने वाला है और खिसक रहा है। और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जिसमें बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर की ताकत जो है बहुजन समाज की, बामसेफ है, भारत मुक्ति मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, ये जो सामाजिक संगठन है उनकी ताकत इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में लगी है। और ये लोग केवल चुनाव आने के बाद ही ये इन मुद्दों को नहीं उठाते हैं, बल्कि चुनाव से कई साल पहले ये मुद्दे उठाते हैं, उसके लिए रास्ते पर आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसी ताकत जब इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के पीछे खड़ी है तो ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी कितनी सीटें आएगी, और सत्ता में जिस प्रकार से इनका नाम है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, तो क्या इनकी सत्ता में भी हिस्सेदारी रहेगी या नहीं, ये आने वाली कल की बात है। फिलहाल के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, और ये जो हमने अभी तक चर्चा की है उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। शुक्रिया।